हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 का सेकंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, सेकंड पार्ट। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। देखिए, जो संरक्षक लोग होते थे, चित्रकला को प्रेरणा देते थे ना, जो लोग चित्रकला की को एक कला मान के उसकी सुरक्षा करते थे, तो उसी लघु चित्र की परंपरा जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये चित्रकला को संरक्षण देने वालों के बारे में भी हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत जानेंगे। आइए हम इस हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीति रिवाजों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। अब देखिए, ये जो लघु चित्र है ये एक नई रीति के अनुसार शुरू हुआ था। ये परंपरा जो थी ये नई अभी शुरू हुई थी। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। अब देखिए, जो लघु चित्र क्या होता है, ये एक ऐसा चित्र होता है जो छोटे आकार में बनता है। ठीक है, आमतौर पे जो पानी वाला कलर होता है, वाटर कलर, उससे कपड़े या कागज़ पे बनाया जाता है। जैसे हम लोग हमारे कपड़े में जो प्रिंट होता है वैसे ही। ठीक है, इसी को लघु चित्र कहा जाता है। जैसा कि उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, लघु चित्र यानी छोटा चित्र जो आपके कपड़े या कागज़ पे बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। अब देखिए, जो प्राचीन लघु चित्र होते थे ये सब, देखिए, जो तालपत्र होते थे, तामपत्र जैसे, वे या लकड़ियों पे जो डिजाइन बनाया जाता है उन सब पे बनाए जाते थे, चिन्ह किए जाते थे। तो ये सब चित्र जो होते थे, जैसा कि मैंने बताया, ये तालपत्र लघु ना या लकड़ियों के तख्तियों पर बनाए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। अब देखिए, इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपका क्या है। देखिए, पश्चिम भारत में जो जैन ग्रंथ मिला है उसको पूरा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है जैन ग्रंथ में, कि ये क्या चित्रों के साथ उसे दर्शाया गया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर लघु चित्र बना हुआ है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। अब देखिए, जो उस समय के मुगल बादशाह थे, प्राचीन समय के, जैसे अकबर, जहांगीर, ठीक है, और शाहजहां, ये जो बादशाह थे, इन लोगों ने बहुत अच्छे और कुशल जो चित्रकार थे उनको संरक्षण दी थी, उनको अपने अंडर में रखा था, जो बाद में बहुत सुंदर इतिहास के जो पांडुलिपि होती है, काव्य होते हैं, इन सब में उन्होंने जो चित्रकार थे उन्होंने बहुत सुंदर चित्र प्रदर्शित किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए हैं। चित्रों से ही आप देख के बता सकते हैं कि वहाँ क्या उस समय हो रहा होगा। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चिन्हित किए जाते थे। अब देखिए, जो पांडुलिपि होती थी आमतौर पे, देखिए, ये बहुत डार्क कलर से, जो चटक रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, काला, एकदम गहरे रंग जो होते हैं उनसे बनाई जाती थी। इसमें देखिए, पांडुलिपि में कौन कौन सा दृश्य दिखाया जाता था। राजा दरबार में बैठा है ऐसा, युद्ध लड़ रहा है ऐसा, शिकार कर रहा है ये,
या सामाजिक जीवन पे आधारित चित्र बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ही नॉर्मल जो राजा का जीवनचर्या था उसी पे ये बेस्ड बनाया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। अब देखिए, ज़्यादातर लोग जो राजा को उपहार में दिया जाता था, जो लोग होते थे वो लोग राजा को ये उपहार के रूप में लिया करते थे इन चित्रों को। ठीक है, और जो गिने चुने लोग होते थे वही बादशाह और उनके घनिष्ठ जो लोग थे उनका ही चित्र में देखिए प्रवेश होता था, या वही लोग ये चित्रों को देखा करते थे। एक देखिए ये चित्र भी दिया है आपके लेसन में। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरते हुए क्षेत्रीय राज्यों, अध्याय 10 भी देखें, के दरबारों में चले गए। अब जैसे मुगल काल ख़त्म हो गया, मुगल साम्राज्य ख़त्म, पतन की ओर चलने लगा, ख़त्म होने लगा, तो जो कलाकार थे, जो चित्रकार थे, ये लोग मुगल लोग का साथ छोड़ के जो नए नए राजवंश उभर रहे थे या कोई नया क्षेत्र बन रहा था वहाँ जाके बसने लगे, उनके दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान की राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया था। अब देखिए, ज़्यादातर जो मुगल लोग थे इनके दरबार में जो कला को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, कला में जो राजा लोग रुचि रखते थे, सुल्तान लोग, ठीक है, तो इसी से प्रभावित होकर जो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार थे, जैसे राजस्थान के राजपूत दरबार, ठीक है, यहाँ पे इसका असर दिखाई दिया। जो प्रभाव था वो यहाँ दक्षिण के राजस्थान के राजपूत दरबार में दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्टताओं को सुरक्षित रखा और उनका भी विकास किया। अब देखिए, जब मुगल लोग से ये लोग प्रभावित तो हो ही गए थे क्योंकि उन लोग में का कला में बहुत रुचि थी, लेकिन इसके साथ ही इन लोग के अंदर एक अलग सी विशेषता भी थी जो इसे ये सुरक्षित रखते थे कि वो विकास में इनका साथ देगी। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों द्वारा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे थे। अब जो मुगल के उदाहरण थे उसको हम लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उनके राज दरबारी थे, उनके राज दरबार का चित्र, उनके शासन व्यवस्था, शासकों का चित्र ज़्यादातर बनाया जाता था। ठीक है, यही दृश्य चिन्हित किया जाता था, बनाया जाता था। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। अब देखिए, इसके साथ साथ आप देखिए ये मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़, ये सब जो थी, यहाँ पे आपको ये सब पौराणिक कथाएं, पुराने समय की कथाएं, काव्य, इन सब जो विषय थे इससे केंद्रित था ये। यहाँ पे इन सब के ही चित्र आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और यही चित्र बार बार जारी किया जा रहा था क्योंकि जो ज़्यादा बिकता है वैसे ही ज़्यादा लोग लेते हैं, इसीलिए। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। अब देखिए, ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र और था, वो था हिमाचल प्रदेश के आसपास का इलाका। ठीक है, तलहटी में का इलाका, जो ढलान के पास इलाका होता था वो इलाका। तो इन सब जगह कला बहुत तेज़ी से उभर रही थी। अब आप देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं
इसमें शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल चित्रकार। देखिए जो अकबर हैं वो आराम कर रहे हैं, ठीक है। और किस समय? शिकार करते समय अकबर आराम कर रहे हैं और ये उनके सैनिक हैं। देखते रहिए गौर से। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहस एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। अब देखिए जो 17वीं शताब्दी थी और उसके बाद वाले साल थे, इसमें इस शैली में जो लघु चित्रकला थी, इसमें साहसपूर्ण लोग और भावप्रवण शैली का लोग बढ़ावा देने लगे थे, इसको विकास होने लगा था। अब जो ये क्षेत्र था, ये चित्रकला के लिए बहुत विकसित समय था और क्षेत्र भी बन गया था, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। यानी इस समय जो साहस, दृढ़ निश्चय, प्रेम और भावपूर्ण से जो शैली का विकास हुआ, उसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। अब देखिए ये भानुदत्त की जो रसमंजरी है, ये चित्रकला की अनूठी मिसाल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। ये जो चित्र होते हैं ये उस समय दर्शाते थे कि ये चित्र के द्वारा ही लोगों को पता चलता था कि ये कहाँ से कहाँ तक जीते। ऐसा ये लोग सिंबल दे के बनाते थे कि जानने वाला कोई भी हो वो उसे पकड़ ही लेगा कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, थोड़ी जगह छूने के बाद भी। बाकी सभी लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। अब देखिए जो 1739 का समय था, जब नादिर शाह जो था वो दिल्ली पे आक्रमण कर रहा था और दिल्ली जीत चुका था। तो इस समय जो दिल्ली के मुगल चित्रकार और कलाकार थे, ये लोग मैदानी जो क्षेत्र था उसे छोड़कर और अनिश्चितताओं यानी परेशानियों से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जाकर बसने लगे वहाँ। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ देखिए राजा जो है वो होली मना रहे हैं और ये देखिए राजपूत राजा लग रहे हैं, इनकी पगड़ी से ये पता चल रहा है। यहाँ चित्र में नीचे लिखा है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय। ये महाराणा राम सिंह हैं जो हैं, और ये राजपूत वंश के लघु चित्र बनी है ये, और ये कोटा की है। कोटा में ये चित्र बनी हुई मिली है। अब नीचे देखिए, नीचे भी एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे राधा कृष्ण और उनकी सखी, ये तीनों लोग हैं और पहाड़ी की ये लघु चित्र है। और ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा में मिली है, ठीक है। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब देखिए ये लोग जो लोग थे, ये लोग आए वहाँ से पहाड़ी इलाकों में भी इन्हें कोई श्रेय देने वाला मिल गया चित्रकारों को, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हो गई। अब देखिए जो आश्रयदाता जो थे पहाड़ी क्षेत्रों में, इन लोग ने चित्रकारों को मतलब कलाकारों को श्रेय दी अपने यहाँ, ठीक है, आश्रय दिया। इससे ये हुआ कि जब ये यहाँ आए तो यहाँ एक नई चित्रकारी की शैली थी, इसका विकास हुआ। ये कौन सी थी? कांगड़ा शैली थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली,
जिसने लघु चित्रकारों में से एक नई डाल दी। अब देखिए जो कांगड़ा के कलाकार थे ये लोग तो विकसित हुए, यहाँ एक नई सा कांगड़ा शैली विकसित हो गई। अब यहाँ जो वैष्णव परंपराएं थी, जो कांगड़ा की जो चित्रकारी थी, ये जो शैली थी नई, इसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाली थी। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। अब ये जो कांगड़ा शैली थी चित्रकारी की, इसको स्रोत कहाँ से मिला था, इसको बढ़ावा कहाँ से मिला था? तो ये वैष्णव परंपराएं जो होती थी ये उन चीज़ों से प्रभावित थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का भी व्याख्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। अब देखिए जो नीला रंग हुआ, ठंडा नीला मतलब हल्का नीला, हरा रंग, ये सब कोमल रंगों का प्रयोग ये लोग करते थे ज़्यादातर। और काव्यात्मक जो निरूपण इसका होता है ये भी कांगड़ा शैली की विशेषता है। यहाँ पे इस शैली में यही चीज़ विशेष मानी जाती है। स्मरण रहे यह कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारें, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। यानी देखिए आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जो साधारण लोग होते थे, स्त्री पुरुष जो होते थे, मतलब उस समय के जो नॉर्मल लोग होते थे, आम आदमी, ये लोग भी अपने दीवारों पे, कपड़ों पे, बर्तनों पे, ज़मीन पे, फर्श पे, यानी और दीवार के जैसे कि आपका चौखट होता है, जो दरवाज़ा, उसके अगल बगल सुंदर सुंदर डिजाइन ये लोग कलाकृति से बना देते थे। ठीक है, मतलब घर के लोग भी कलाकार होते थे ऐसे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। अब देखिए जो कला के नमूने होते थे इसमें से कुछ ही बच पाते थे, क्योंकि बाकी सब समय के साथ खराब होकर नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। अब देखिए इसके अपोजिट क्या होता था, जो लघु चित्र होते थे राजमहलों में रखे जाने लगे फिर, जिससे कि सावधानी पूर्वक रखे जाने लगे, सावधानी पूर्वक से। इसके विपरीत जो सर्दी थे, सर्दियों में तक ये सुरक्षित रहें, सदियों तक ये सुरक्षित रहें, इसलिए इसे बहुत सावधानी से रखा जाता था, क्योंकि बाहर रहने पे ये नष्ट हो जाते थे। बंगाल नदी से एक नज़र। आज हम लोग बंगाल के बारे में जानेंगे। वहाँ पे वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ का कैसा रहन सहन है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग बंगाल पे एक नज़र, नज़दीक से उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, नज़दीक से एक नज़र का मतलब यही होता है कि मतलब नज़दीक से उसके बारे में जानना। क्षेत्रीय भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। अब देखिए जो एक वहाँ की जो एक क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हर जगह की अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, वैसे ही बंगाल में कौन सी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा, स्टार्टिंग से आप लोग को ये पता है कि वो जो क्षेत्रीय भाषा है यहाँ की, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लोग क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा से ही क्षेत्र का नाम लोग बुलाते थे ना। तो जैसे कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उस क्षेत्र को कैसे बुलाएंगे, बनारसी। ये लोग बनारसी हैं, इसका मतलब ये लोग बनारस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे बंगाली, बंगला, तो बंगाल की भाषा क्या होगी, बंगाली बंगला, हम लोग यही ना मानेंगे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है।
अब देखिए जो बंगाली है, एक दिलचस्प बात ये भी है कि बंगाली जो है उसको आपकी संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा मानी जाती है। मतलब संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं निकली हुई हैं, उनमें से एक ये बंगाली भी है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों में के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ। अब देखिए जो स्टार्टिंग का समय था ना, जो ईसा पूर्व का शुरुआत था, प्रथम ईसा शताब्दी थी, उसके बीच में ये जो भाषा थी संस्कृत उस समय के संस्कृत आपका ग्रंथों का आप जो अध्ययन करेंगे उससे यही पता चलेगा कि जो बंगाल है, जो बंगाल के लोग हैं, ये लोग संस्कृत की ना उपजी हुई भाषा बंगाली जो है वो नहीं बोलते हैं। वहाँ के लोग ये संस्कृत से निकली हुई, ये भाषा संस्कृत से उपजी हुई नहीं है। तो फिर इस भाषा का उद्भव मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुआ, बंगाली जो है इस भाषा का उदय कहाँ से हुआ। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मध्य दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगा, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। ठीक है। अब देखिए जो ईसा पूर्व की तीसरी चौथी शताब्दी थी, उस समय बंगाल और मगध जो बिहार में है, आपका दक्षिण हिस्सा है बिहार का, वहाँ से व्यापारिक संबंध होते थे ना, तो वहाँ से व्यापार किया जाता था एक दूसरे तरफ, तो वहाँ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। अब जो जिसके कारण संस्कृत जो था उसका वर्चस्व बढ़ता गया, वर्चस्व प्रभाव जो था ये बढ़ता जा रहा था। ठीक है। अब ये आप जो नीचे चित्र देख रहे हैं, यह सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यानी जो सबसे पहले बंगाल में जो रामायण बनी थी, जिसको तालपत्र की पांडुलिपि में लिखा गया था, उसका एक पेज है ये, बंगाली में रामायण लिखी हुई है ये। ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया था और वहाँ ब्राह्मणों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। अब आपकी जो चौथी शताब्दी थी, इस समय जो गुप्त वंश थे वो लोग उत्तरी तरफ से बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिए थे। वहाँ पे अपना मतलब राजनीतिक नियंत्रण यानी आपको वहाँ पे अपना वंश की स्थापना करने लगे थे। ठीक है। और वहाँ अपने नियंत्रण पाने के लिए इन लोगों ने वहाँ पे आपके बंगाल में वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है। तो जब इन लोग ने वहाँ ब्राह्मण अपना वहाँ वर्चस्व बनाने के लिए ये लोग ब्राह्मण को वहाँ बसाने लगे थे। ठीक है, गुप्त वंश के लोग चौथी शताब्दी में। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाएं तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री शूनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो आपका जो बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे जो नदी थी, गंगा नदी की मध्यवर्ती घाट जो था, ठीक है, यहाँ की भाषाएं पर सांस्कृतिक प्रभाव जो था बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो जो 7वीं शताब्दी आते आते जो यहाँ के यात्री आए थे, देखिए ह्यून-त्सांग, ठीक है, इन्होंने यहाँ क्या पाया, यहाँ ये देखते हैं कि पूरे बंगाल में जो है संस्कृत भाषा बोली जा रही है, संस्कृत शब्दों का उपयोग हो रहा है, संस्कृत भाषा बोली जा रही है।
अब यहाँ बंगाली नहीं चल रही है, संस्कृत भाषा का उपयोग हो रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों को बसाया गया था, इसलिए यहाँ पे संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी थी। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव ना। देखिए 8वीं शताब्दी जो थी उस समय जो वहाँ के पाल शासक थे, अब उनके अंदर जो एक क्षेत्रीय राज्य था उसका उदय होने लगा था, जिसके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। यानी वो नया राज्य बनने लगा था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थापित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3। अब देखिए जो 14वीं और 16वीं शताब्दी थी, यानी 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक के बीच में जो बंगाल के राजा थे, सुल्तान थे, बंगाल पर सुल्तानों का राज्य था। ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली में स्थित शासक थे वो लोग फ्री हो गए थे, स्वतंत्र होने लगे थे, अपने आप को सुल्तानों के अंडर से वो लोग छुड़ा लिए थे, जिसके बारे में आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो इसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अब देखिए बंगाली भाषा कहाँ से विकसित हुई? जब ये अंडर में आया अकबर के बंगाल, वहाँ से बंगाली भाषा शुरू हुई। अभी तो ये क्षेत्रीय भाषा थी, ठीक है। उस समय जब 1586 में जब अकबर ने बंगाल पे अपना आक्रमण किया और उसे जीत लिया, तब उसको बंगाल को उसने सूबा बनाया अपना। और यहाँ की प्रशासनिक भाषा देखिए जो थी वो आपकी फारसी थी, क्योंकि यहाँ पे अकबर का अंडर में थी इसलिए। पर जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में देखिए मैंने बताया ही कि बंगाली जो थी वो अपने आप पनप रही थी, यहाँ विकसित हो रही थी, उसका विकास हो रहा था। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के रूप में एकबंध हो गया। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा के द्वारा एकबंध हो गया। अब जो 15वीं शताब्दी थी उसके 15वीं शताब्दी जब तक आई तब तक जो ये उपभाषाएं थीं ये बोली हो गई। अब ये भाषा लोग बोलने लगे थे ना, बंगाली लोग ये समूह बना के ये भाषा बोलने लगे थे, और ये साहित्य भाषा एक सामान्य साहित्य भाषा के रूप में जानी जाने लगी। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की उपभाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। अब जो ये आपके पश्चिम बंगाल है वहाँ की ये साहित्यिक भाषा थी, ठीक है, वहाँ के ये पश्चिमी भाग में बोली जाती थी, ठीक, तो इसीलिए इसको बंगाली भाषा कहा गया। यद्यपि वो बंगाली का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा देखिए जो आपकी बंगाली भाषा है ये संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है, परंतु इसने अपने कई चरणों में कई परेशानियों को अवस्थाओं को झेल के ये बंगाली भाषा अब एक भाषा के रूप में आई है हमारे सामने। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडारा जो जनजातीय भाषाओं फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। अब देखिए जो इसके अलावा जो गैर संस्कृत भाषाएं थीं, शब्द थे,
जो विशाल भंडारा था, यानी जो भंडारा है, जो अलग बंगाली के अलावा जो अलग अलग भाषाएं हैं उनकी, तो जो वहाँ के जनजातीय लोग थे वे इन भाषाओं का उपयोग करते थे, जैसे फारसी, यूरोपी, ठीक है। ऐसी भाषा अनेक स्रोत भी वहाँ से मिले हैं, जो वहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे आज हम आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा भी मानते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी उससे स्वतंत्र है। अब देखिए, जो बंगाली भाषा है प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में, साहित्य की 2 श्रेणियों में बटा था, ठीक है। एक था संस्कृत और दूसरा उससे स्वतंत्र, ठीक है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुद्ध यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित, और भक्ति साहित्य दोनों गौड़ीय यानी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी, अध्याय 8 आदि शामिल है। अब देखिए, जो पहली श्रेणी है, आपकी 2 श्रेणियों में बताया कि है, तो जो पहली श्रेणी है ये संस्कृत के महाकाव्य के अनुवादों के अनुसार है। जैसे महाकाव्य का मतलब जो शुद्ध, जो शाब्दिक इसका अर्थ है, जो शुद्ध यानी मांगलिक काम करने वाला, वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता हैं ये उनसे संबंधित है, और भक्ति साहित्य इन सब से, जैसे कि आपके गौड़ लोग जो हैं वो वैष्णव आंदोलन जो चलाए थे, वो इनमें नाम क्या है इनके नेता का इस आंदोलन में, श्री चैतन्य देव, इन्होंने की जीवनी इसमें शामिल है। जैसे कि इनके जीवनी को भी साहित्य में स्थान दिया गया है, इनको भी बहुत माना जाता है, और अध्याय 8 में इनके बारे में हम लोग ने पढ़ा है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनावती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब देखिए, जो दूसरा आपका ये है श्रेणी है, इसमें नाथ साहित्य जो है, जैसे कि आपके मैनावती और गोपीचंद के जो गाने होते हैं, गीत, वो आपके धर्म ठाकुर जो हैं उनकी पूजा पाठ, ये सब से संबंधित जो कहानियाँ हैं, परिकथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो प्राचीन समय में चलती थीं, और गाथा गीत, ये सब दूसरी श्रेणी में आते हैं, जो स्वतंत्र हैं। मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह के, अब हम लोग इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। ये लोग नाथ लोग थे जो सन्यासी होते थे, और तरह तरह की यौगिक क्रियाएं और अन्य कार्य किया करते रहते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर ध्वनित किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहन किया। अब देखिए, जो रानी मैनावती थी, इसमें ये जो गीत है ये विशेष है, इसमें लोग अभिनय करते थे, ठीक है, लोग दर्शाते थे। यह इस गीत में यह बताया गया है कि जो रानी मैनावती थी, ठीक है, वो अपने पुत्र को, जो गोपीचंद्र थे उनके पुत्र थे, उनको सब राजपाट छोड़कर और सब बाधाओं से निकाल कर उनको संन्यास लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित की और उनका मार्ग कैसे प्रशस्त की, ये इसमें बताया गया है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। अब जो धर्म ठाकुर हैं, ये एक लोकप्रिय जो क्षेत्र के जो भगवान, जो कहीं भी जाइए आप, छोटे से पत्थर जो होते हैं
उन्हें भगवान मान के पूजा की जाती है, उसी को धर्म ठाकुर कहा जाता है। हमेशा पत्थर रख के और लकड़ी का मूर्ति बना के इनकी पूजा की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना उपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह अंगीकृत किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। यानी देखिए, जो पहली श्रेणी में जो ग्रंथ मिले हैं उनका जो समय है ये बताना बहुत कठिन है, क्योंकि जो अनेक पांडुलिपियां हैं उन सब में से कुछ में ये लिखा हुआ है कि जो उनकी रचना है उनकी रचना कब की गई है, 15वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के बीच में की गई है। ठीक है, तो इसका कोई समय तो निर्धारण है नहीं कि 15 में किया है, 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, कि 18 के स्टार्टिंग में हुआ है, कि मध्य में लास्ट में हुआ है। तो इसलिए यहाँ काल निर्णय करना बहुत कठिन है। पर ये पता तो चल गया ना कि कब हुआ है, इतने से इतने के बीच में हुआ है, तो ये ठीक भी है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव उपेक्षाकृत कम था। अब देखिए, जो दूसरी श्रेणी की मौखिक कृतियाँ हैं जो मुंह के द्वारा बोली गई, तो ये किसी कोई दो लोगों के मतलब किसी के द्वारा आपको पता चला, आपने सुना कहीं से कहीं सुनी बातें और थी, इसीलिए इसका काल निर्णय करना सही नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो खास तौर पर ये सब बातें जो थी वो पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी। ठीक है, जहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए यहाँ पे इनका निर्णय करना कि ये कब की है ये बहुत कठिन है। यहीं पे हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।